मेरा नाम आनंद जोशी है। मैं आपको जो अमोनिया प्लांट में जो हवा और पानी होता है उससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, उससे क्या प्रॉब्लम होता है, उसके बारे में बताऊंगा। ये जो अभी गुड़ानीकर सर ने आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया, अमोनिया और फ्रीऑन के बारे में कंपैरिजन बताया, अमोनिया का एडवांटेज क्या होता है बताया। फिर उन्होंने प्लांट का डिज़ाइन, नया प्लांट डिज़ाइन कैसे करना है, प्लांट ऑपरेट कैसे करना है उसके बारे में बताया, और फिर प्लांट के ऑपरेशन, मेंटेनेंस और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए बताया। हम जानते हैं कि कोल्ड स्टोरेज की लागत एक बार होती है, एक बार पैसा लगता है, कोल्ड स्टोरेज बनता है एक बार, लेकिन बिजली की जो खपत होती है वो हर बार होती है, हर घंटे होती है, हर मिनट चलती रहती है। तो उसमें हम जितना भी सेविंग कर पाएंगे, जितना बेनिफिट कर पाएंगे, उतना अपना प्रॉफिट होता है। तो ये पानी और अमोनिया जो चीज़ है, ये हमारे प्लांट में हमेशा रहती है। हमें देखना ही है कि ये क्या सचमुच में हमें बेनिफिशियल है। जैसे आदमी, आज ह्यूमन बीइंग, हमको हवा चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन ये अमोनिया प्लांट के लिए चाहिए या नहीं चाहिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सर ने हमको बताया कि अपना जो अमोनिया है वो 99.95% प्योर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 99.95% प्योर अमोनिया ही होना चाहिए। फिर इसमें थोड़ा सा बाकी का गैसेस, पानी वगैरह हो सकता है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि अपना अमोनिया जो चलता है, पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम चलता है, वो प्रेशर टेम्परेचर चार्ट के ऊपर चलता है। मतलब एक हमको टेम्परेचर चाहिए तो वो प्रेशर हमको मेंटेन करना है, वो प्रेशर हम मेंटेन करेंगे तो वो टेम्परेचर आएगा। अगर हमको आलू के लिए 2 डिग्री रूम का टेम्परेचर चाहिए तो -4 पे अगर अपना प्लांट चल रहा है तो अपना सेक्शन प्रेशर 2.7 होना चाहिए, या 38, 39, 40 PSI पे प्लांट चलना चाहिए। अगर इस हिसाब से हमारा प्लांट चलेगा, अगर हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर 30, पानी से वाटर कूल कंडेंसर है तो 36 कंडेंसिंग के ऊपर 13 kg के आसपास प्लांट चलना चाहिए। अगर ये हिसाब से प्लांट चल रहा है, इसका मतलब अपना प्लांट सही चल रहा है, हमको पावर सही लग रहा है। अगर ये जहाँ पे हम बात करेंगे कि -2 की जगह +2 के लिए -2 या -3 की जगह अगर हमको -10 पे प्लांट लगाना पड़ेगा, मतलब सक्शन प्रेशर 2 बार या 1.9 पे चल रहा है, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत है। हमें पावर ज़्यादा लगेगी, हमारे कंप्रेसर का रनिंग आवर बढ़ेगा, और डेफिनेटली कंप्रेसर की कैपेसिटी कम होगी, और एक तो एक्स्ट्रा कंप्रेसर चलाना पड़ेगा या कंप्रेसर के रनिंग आवर्स बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, इसका इफेक्ट पानी और हवा से होता है। ये दोनों भी चीज़ें हैं, हमको चाहिए नहीं है, ना हमें पानी चाहिए, ना हमें हवा चाहिए, या बाकी के जो जिसको हम नॉन कंडेंसेबल गैसेस कहते हैं। नॉन कंडेंसेबल गैसेस का मतलब ये होता है कि जो गैसेस हमारे प्लांट में इवापोरेट नहीं होंगे और कंडेंस नहीं होंगे, क्योंकि आप देखिए हमारा अमोनिया लिक्विड होता है, वो इवापोरेटर में जाके इवापोरेट होता है, उसका गैस बन जाता है, कंडेंसर में जाने के बाद वो गैस का लिक्विड बनता है। तो गैस का लिक्विड बनने के लिए कंडेंसेशन कहते हैं, और जो लिक्विड है उसका गैस बनने से इवापोरेशन कहते हैं। तो ये सिर्फ अमोनिया का होता है अपने डिजाइन प्रेशर टेम्परेचर के लिए। लेकिन बाकी अगर कोई चीज़ रहती है, जैसे एयर है, नाइट्रोजन है या पानी है, तो इससे ये हमें रिजल्ट मिलता नहीं है। और फिर एक सिंपल चीज़ होती है कि जो आपका जो अमोनिया का प्रेशर होना चाहिए, अगर हमारे पास पानी में एयर वगैरह है तो अपना एक्चुअल प्रेशर ज़्यादा रहता है। इसका मतलब जो गेज के ऊपर प्रेशर आएगा वो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर होगा, और नॉन कंडेंसेबल गैसेस एयर वगैरह का प्रेशर होगा, और ये टोटल प्रेशर हमको दिखाई देता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप देखिए जब कंप्रेसर से जब गैस निकलता है तो उसमें हवा और अमोनिया दोनों रहता है, और कंडेंसर से वो जब तक रिसीवर में पहुंच जाता है तब उसका लिक्विड बनना चाहिए, और जो गैस उसमें नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल चीज़ है। आप देखिए कि जैसे गुड़ानीकर सर ने कहा कि आपका अगर कंडेंसर अच्छा काम कर रहा है, तो पानी अगर 28 डिग्री का पानी है तो 36 डिग्री के आसपास आपका कंडेंसिंग होना चाहिए, मतलब प्लांट 13 kg पे चलना चाहिए। लेकिन अगर हमारा प्लांट 14 kg या 15 kg पे चल रहा है, 15 kg पे चल रहा है, मतलब हमारा प्लांट में 2 kg का एयर है, 2 kg प्रेशर ज़्यादा है। अब 2 kg प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, हमारा प्लांट जो है वो उसको पावर ज़्यादा लगेगी और कंप्रेसर की रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कम होगी।
ये सबसे पहला इम्पैक्ट होता है। दूसरा होता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, इससे प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कंप्रेसर का वेयर एंड टियर बढ़ेगा, स्पेयर पार्ट का कंजम्पशन बढ़ेगा, ऑयल का लाइफ खराब होगा, ऑयल जल्दी खराब होगा, ऑयल जल्दी रिप्लेस करना पड़ेगा, ये सारी इफेक्ट्स हो जाती है। तो ये आप सिंपल चीज़ से आप चेक कर सकते हो कि आपका एक्चुअल, या तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, आपका जो रिसीवर में लिक्विड है उसका टेम्परेचर ले लो और उसका करस्पॉन्डिंग प्रेशर देखो और आपका एक्चुअल प्रेशर कितना है वो देखो, उसका जो डिफरेंस है वो एयर है, उतनी एयर आपके प्लांट में है। तो जैसे मैंने कहा इससे होता क्या है, पावर कंजम्पशन बढ़ता है, रिफ्रिजरेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, ओवरऑल हमको ज़्यादा कंप्रेसर चलाना पड़ता है या ज़्यादा देर तक प्लांट चलाना पड़ता है, टेम्परेचर ज़्यादा कंप्रेसर ज़्यादा चलेगा तो पावर ज़्यादा लगती है और फिर हायर प्रेशर की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है डिस्चार्ज का, तो कंप्रेसर ख़राब जल्दी होता है, स्पेयर पार्ट्स ख़राब होते हैं, ऑयल ख़राब होता है। ये सारी चीज़ें हैं, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है और अपनी सिस्टम की लाइफ कम कर देती है। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो कंडेंसर के ऊपर स्केलिंग जल्दी होगा तो कंडेंसर का परफॉर्मेंस और कम होगा और वापस अपना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एक साइकिल की तरह ये काम करता रहता है। ये सारी चीज़ें हवा अंदर होने से होती है। होता कैसे है कि आप देखोगे कि अगर कंडेंसर है और कंडेंसर के आप देखो कि इसमें ये शेलन ट्यूब कंडेंसर है जिसमें ये ट्यूब लगा हुआ है, इसके अंदर पानी होना चाहिए और इसके ऊपर बाहर की साइड में अमोनिया है, लेकिन एयर जो होता है ये ट्यूब के बाहर ऐसे बैठ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पानी है वो बाहर के अमोनिया में कनेक्ट नहीं होता और ये एयर इंसुलेशन की तरह काम करता है, कंडेंसर की कैपेसिटी कम होती है। या जिस कंडेंसर में अंदर अपना अमोनिया है और बाहर से पानी आ रहा है उसमें आप देखोगे तो ये एयर यहाँ पे साइड में इंटरनली साइड में वो बैठ जाता है, जिसकी वजह से जो पानी आ रहा है वो अमोनिया तक पहुँचता नहीं है और कंडेंसर की कैपेसिटी कम होती है। कंडेंसर का जो बाहर निकलता है उसमें अमोनिया का गैस ज़्यादा रहता है, रिसीवर में वो गैस ही जाएगा और फिर अपने जो प्लांट है उसमें वो गैस जाएगा तो अपने को नेचुरली रिफ्रिजरेशन कैपेसिटी नहीं मिलेगी। कंडेंसर में कंडेंस नहीं हो रहा है तो गैस घूमेगा तो पावर ज़्यादा लगेगी या तो कंडेंसर की जाएगी। अब देखो अगर हमारे पास सिर्फ 2% अगर एयर है तो अपना 3 PSI प्रेशर ज़्यादा होगा और तकरीबन 3% पावर ज़्यादा लगेगी। ये टिपिकली -15 + 38 के लिए है। तो अगर 10% के आसपास एयर है तो हमें जो पावर लगेगी वो तकरीबन 10% 12% के आसपास पावर लगेगी। जो मैंने कहा था कि 99.95% प्योर हमें चाहिए, अगर वो प्योर नहीं होगा तो हमें कंटिन्यूसली हमें पावर ज़्यादा लगती रहेगी। जितनी पावर ज़्यादा लगेगी उतना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम होगा, खर्चा बढ़ता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एयर से हमेशा करती रहती है। अब जैसे मैंने कहा कि एयर आती कहाँ से, तो अनफॉर्चुनेटली जो अमोनिया हमें मिलता है, जो अमोनिया हम खरीदते हैं उसका कोई क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई अन्य मैन्युफैक्चरर बताता नहीं है कि कितना प्योर अमोनिया दिया है, हम मानते भी नहीं है। तो हमको ये मानना चाहिए क्योंकि कई बार ये अमोनिया में ही एयर या नाइट्रोजन जैसे गैसेस होते हैं और फिर जब ये प्लांट की अपनी कमीशनिंग की जाती है, प्लांट चालू किया जाता है तो उसको हम न्यूमेटिक प्रेशर टेस्टिंग करते हैं, तब एयर को पूरा नहीं निकालते तो एयर अंदर ही रह जाती है। कई बार हम जब सर्विस वगैरह के लिए कंप्रेसर खोलते हैं या ऑयल ड्रेन करते हैं या ऑयल चार्ज करते हैं तो उसके साथ में अंदर हवा चली जाती है। ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से कंटिन्यूसली हवा अंदर जाती रहती है। पर्टिकुलरली अगर लो टेम्परेचर के प्लांट है जो वैक्यूम में चलते हैं, वहाँ पे कहीं लीक हो गया तो वहाँ से अंदर हवा चली जाती है, क्योंकि वो वैक्यूम में है तो वहाँ से अमोनिया बाहर नहीं जाएगा, अंदर हवा अंदर जाएगी। ये सारी चीज़ें जो होती है इससे हवा हमेशा प्लांट में आती रहती है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हम लोग एक्चुअली हमें पता नहीं चलता कि जब हमारा हवा बनती है तो अंदर का डिस्चार्ज का टेम्परेचर बढ़ता है, कंडेंसर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो कंप्रेसर का जो ऑयल है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है और वो ऑयल ब्रेक होता है। नॉर्मली ये जो अपना ऑयल है, जो हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं मिनरल ऑयल, ये जो ब्रेक होता है तो उसमें से नाइट्रोजन निकल जाता है और ये नाइट्रोजन जो है वो नॉन कंडेंसेबल है, वो हमारे प्लांट में रहेगा तो नेचुरली हवा जो है वो हवा की तरह ही काम करेगा और ये फिर हमें हमारा वापस टेम्परेचर बढ़ाएगा
और फिर वो एक्शन वापस चलता रहेगा। तो हमें इसको करना क्या चाहिए? हवा है हमारे प्लांट में, पता है हवा का प्रेशर ज़्यादा है, वो भी पता है, जिससे हमको पावर ज़्यादा लग रही है। तो हमें करना क्या चाहिए? तो हमको ये हवा निकाल देनी है। हवा निकालने का मतलब क्या होता है? इसको पर्च करना है। पर्च करने के दो तरीके होते हैं, एक ऑटोमेटिक पर्जिंग और एक मैनुअल पर्जिंग। ऑटोमेटिक पर्जिंग में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन मॉनिटर करता है कि प्लांट में हवा है या नहीं है, और हवा रहेगी तो तुरंत उसको निकाल देता है। और इसके लिए कोई आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप काम करता रहता है। और ना ही वहाँ पे अमोनिया लीक होने का कोई चांस होता है। कई बार ये होता है कि अपना कोल्ड स्टोरेज बनता है, वो जब बना था तो वो प्लांट के शहर के बाहर था, प्लांट आसपास कोई बस्ती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कोल्ड स्टोरेज के आसपास भी रहने के लिए लोग आ जाते हैं, बस्ती बन जाती है। तो इससे ये प्रॉब्लम होता है कि जो अगर अमोनिया लीक हो जाएगा तो वो लोग कंप्लेन करेंगे, फिर गवर्नमेंट वाले आएंगे, फिर सारा एक बहुत बड़ा प्रोसीजर चालू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें पर्जिंग, ऑटोमेटिक पर्जिंग है, इससे निकल जाती है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस भी है कि थोड़ा इनिशियल अपने को कॉस्ट बढ़ता है, पर्जर का पैसा एक बार लगाना पड़ता है, और फिर जो चीज़ लगाई है, जैसे हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी को हर बार सर्विस करते हैं, गाड़ी को मेंटेन करते हैं, वैसे पर्जर को भी चालू रखना, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप देखेंगे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि अगर मैनुअल पर्जिंग हम लोग कर रहे हैं, तो जब पर्जिंग नहीं करते, इसका मतलब समझो 15 दिन में या 1 महीने में पर्जिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? वो एक दिन में हमारे प्लांट में इतनी हवा अंदर बैठ जाती है, और जिस दिन हम पर्जिंग करेंगे वो हवा निकल जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। फिर हम अगले 15 दिन के बाद करेंगे, तब तक वापस इतनी हवा अंदर आ जाती है। तो ये मैनुअल पर्जिंग होता है। ये हम लोग जब करेंगे तब हवा निकलती है, लेकिन वापस धीरे धीरे अंदर हवा बन जाती है। जो ऑटोमेटिक पर्जिंग होता है वो कंटिन्यूसली इसको कम प्रेशर पे रखता है, इसका मतलब वो हवा को अंदर आने नहीं देता। तो अगर हम जब बात करेंगे कि जैसे 3 टाइप की पर्जिंग होती है, एक तो मैंने कहा मैनुअल पर्जिंग और दूसरी ऑटोमेटिक पर्जिंग। ऑटोमेटिक पर्जिंग में 2 टाइप के सिस्टम्स होते हैं, एक में कंप्रेसर कंडेंसिंग यूनिट यूज होता है, इसमें एग्जिस्टिंग रेफ्रिजरेशन प्लांट यूज होता है, तीसरा टाइप होता है। तो ये मैनुअल पर्जिंग कैसे किया जाता है? ये या तो कंडेंसर के ऊपर आप देखेंगे, कंडेंसर के इनलेट साइड में एक वॉल दिया जाता है, या फिर रिसीवर के ऊपर वॉल दिया जाता है। इसमें हम लोग एक पाइप लगा देते हैं, और पाइप जो है उसको पानी के बकेट में डाल देते हैं। तो एक्चुअल होना क्या चाहिए कि पीपी किट, जैसे बुरानीकर सर ने हमको समझाया था, हमारे प्लांट में होना चाहिए, उसको पहनना है। और फिर जो पाइप है वो कंडेंसर के ऊपर, ये टॉप के ऊपर या रिसीवर के ऊपर कनेक्ट करके होस पाइप से उसको कनेक्ट करना है। उसके दूसरे साइड में कोई बड़ा सा वेट लगा दो तो पाइप उड़ नहीं जाएगा, बाहर नहीं आएगा। फिर उसको पानी में डिप करना है, और फिर प्लांट बंद करके, ये ध्यान रखिए जब कंडेंसर के ऊपर आप पर्जिंग कर रहे हो तो प्लांट को बंद करना है, 2 घंटे तक कंडेंसर चलाना है। तो कंडेंसर में जितना भी अमोनिया रहेगा वो सारा के सारा जो है वो लिक्विड बन जाएगा, और फिर पर्जिंग करनी है। कभी भी चालू प्लांट में ऑनलाइन पर्जिंग नहीं करनी है। पर्टिकुलरली कंडेंसर के ऊपर आप पर्जिंग करने जाओगे, ऑनलाइन पर्जिंग करने जाओगे रनिंग प्लांट में, तो सारा अमोनिया बाहर आएगा, एयर बाहर नहीं आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्लांट को बंद करके 2 घंटा उसको चला के, जो भी कंडेंसर के अंदर गैस है उसको अमोनिया लिक्विड बनाने के बाद ही उसको पर्जिंग करनी है। फिर स्लोली ये पर्जिंग का वॉल खोलना है, और धीरे धीरे उसको आप देखना है कि अगर पानी में कलर चेंज हो रहा है, फोम आ रहा है, अमोनिया नहीं आ रहा है, तो वॉल को धीरे धीरे खोलना है। अगर फोम आ रहा है या फिर पानी का कलर चेंज हो रहा है, अमोनिया का स्मेल आ रहा है, तो ये पर्जिंग वॉल को इमीडिएटली बंद करना है, अमोनिया लीक नहीं होने देना है। तो ये मैनुअल पर्जिंग का प्रोसेस है, और इसको हमेशा इसी तरह से करना है। कई बार मैंने देखा है लोग चलते हुए प्लांट में कंडेंसर का ऊपर का वॉल खोल देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। उसमें अमोनिया लीक होता है। अगर आसपास में कोई घर होगा या कोई दूसरी फैक्ट्री होगी तो उनके यहाँ पे वो अमोनिया चला जाएगा, और फिर तकलीफें शुरू होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये पर्जिंग मैन्युअली जब पर्जिंग करो तो उसमें पर ध्यान रखो कि ये सिस्टम फॉलो करो, अमोनिया को लीक ना होने दो, प्लांट बंद करके शटडाउन लेके बिल्कुल करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा कि आपका 2-4 घंटे के लिए प्लांट बंद रहेगा,
और ये फ्रिक्वेंटली करना है। अब महीने में एक बार कर दिया तो मेरी हवा निकल गई तो अब आएगी नहीं, ऐसा होता नहीं है। आपको ये हर 2 दिन में 3 दिन में पर्जिंग करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही आपका डिस्चार्ज प्रेशर थोड़ा सा बढ़ने लगे आप वो मैनुअल पर्जिंग करते रहो। अगर मैनुअल पर्जिंग की ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो करनी है, आप इसको ऑटोमेटिक पर्जिंग कर सकते हो। ऑटोमेटिक पर्जिंग के मैंने कहा 2 टाइप की यूनिट आता है। ऑटोमेटिक पर्जिंग का मतलब क्या होता है कि जो अमोनिया का जो नॉन कंडेंसेबल गैस है, जिसको हम लोग फाउल गैस होता है, उसको एक यूनिट में लिया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है। अगर उसमें अमोनिया होगा तो ठंडा हुआ अमोनिया लिक्विड बन जाएगा, उसको सिस्टम में वापस दिया जाता है। अगर वो उसमें गैस होगा, नॉन कंडेंसेबल गैस होगा, एयर होगा, तो उसको बाहर किया जाता है। ये पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। एक सिस्टम में क्या होता है कि कंप्रेसर लिया जाता है, जो कंप्रेसर जो है वो गैस को लेके उसको कंडेंसिंग यूनिट में हीट एक्सचेंजर में डालता है। यहाँ पे अगर वो लिक्विड अमोनिया होगा तो ठंडा होके लिक्विड होके रिसीवर में चला जाएगा। अगर ये गैस होगा, मतलब नॉन कंडेंसेबल एयर होगा, तो इसको वेंट किया जाएगा। ये टिपिकल पर्जर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है। आप देखिए ये यहाँ पे उन्होंने छोटा सा पानी का टंकी लगाया है, गलत है, बड़ा पानी होना चाहिए। और इसको रिसीवर के ऊपर या कंडेंसर के ऊपर लगाना पड़ता है, तो तभी इसका फंक्शनिंग सही होता है। इसके लिए डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें हमें अलग से कंप्रेसर यूनिट लगता है, अलग रेफ्रिजरेंट होता है, तो इसकी आपको कंप्रेसर की मेंटेनेंस, कंडेंसिंग यूनिट की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। उसके लिए पावर लगती है, क्योंकि कंप्रेसर चलेगा तो उसको पावर लगेगी। ये सिस्टम है। दूसरा सिस्टम आता है जिसमें सिम एक होता है कि आप जो कंडेंसर है या रिसीवर है उससे एक हीट एक्सचेंजर में ये गैस ले लो। हीट एक्सचेंजर के अंदर कॉइल होती है लो टेम्परेचर की, वो इस कॉइल को ठंडा रखती है। तो जो ये गैस आएगा, फॉल गैस आएगा, ये कॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो धीरे धीरे ये ठंडा हो जाएगा। इसमें अगर अमोनिया लिक्विड होगा तो उसको ड्रेन किया जाएगा, और अगर एयर है, नॉन कंडेंसेबल गैस है, इसको वेंट किया जाएगा। इसका एडवांटेज ये होता है कि इसको कोई सेपरेट यूनिट नहीं लगती, एग्जिस्टिंग प्लांट में ये लगाया जा सकता है, और इसको कंप्रेसर नहीं लगता, ना इलेक्ट्रिकल पावर लगती है, एग्जिस्टिंग रेफ्रिजरेशन प्लांट से चलता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये तब तक काम करेगा जब अपना प्लांट चालू है। प्लांट बंद है तो ये काम नहीं करेगा। ये जो मैंने पहले वाला आपको देखा था, क्योंकि इसमें कंप्रेसर कंडेंसिंग यूनिट अपना खुद का है, तो ये प्लांट बंद होने के बाद में भी ये काम करेगा। तो ये दोनों की एडवांटेज डिसएडवांटेज है। लेकिन जब प्लांट बंद होता है तो नेचुरली कंप्रेसर नहीं चलता है, कंप्रेसर नहीं चलता है तो उसको पावर नहीं लगती है, तो तब एयर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके हम लोगों को ये सारी चीज़ें कन्वर्ट करनी है। ये टिपिकल एयर पर्जर का फोटो है, जिसको आप प्लांट रूम में लगा सकते हो, प्लांट रूम के बाहर लगा सकते हो, कंडेंसर के पास लगा सकते हो, कहीं पे भी इसको लगा सकते हो, और ये ऑटोमेटिक पर्जिंग करता रहेगा। पर्जर जो होता है, पर्जर का चलने के लिए, पर्जर का परफॉर्मेंस अच्छा मिलने के लिए अगर हमने डिसाइड कर दिया कि ऑटोमेटिक पर्जर लगाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पर्जिंग पॉइंट्स कहाँ से ले लें। मतलब जो एयर है उसको प्लांट के बाहर से कहाँ से निकाल लें, क्योंकि अगर हमने, जैसे मैंने कहा कि कंडेंसर का इनलेट होता है, उसमें कंटिन्यूसली कंप्रेसर से गैस आता है, अमोनिया गैस आता है। अगर वहाँ से हम लोग पर्जिंग करने जाएंगे तो ज़्यादा अमोनिया आएगा। लेकिन हम कंडेंसर के आउटलेट में कनेक्शन लेंगे तो वहाँ पे जो थेरोटिकली जो भी अमोनिया है वो कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएगा, और जो भी रहा है वो फाउल गैस रहेगा। तो अगर हम लोग वहाँ फाउल गैस में ये टैपिंग लेंगे तो नेचुरली वहाँ से हमको परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर मिलेगा। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे अमोनिया लिक्विड, अमोनिया गैस फॉर्म में है, वहाँ से टैपिंग नहीं लेनी है। जहाँ से वो लिक्विड होगा वहीं से हमको पर्जिंग पॉइंट लेनी है। कई बार लोग पूछते हैं कि ये पर्जिंग हम लोग रिसीवर से करेंगे या कंडेंसर से करेंगे। मेरा कहना होता है कि दोनों जगह पे ही वो गैस एयर एक्यूमुलेट हो जाती है। अब दोनों पॉइंट से पर्जिंग करते रहो, लेकिन ये चार्ज रखो कि अगर रिसीवर अगर इससे कंडेंसर से गर्म है, कूलिंग वाटर का टेम्परेचर, कंडेंसर का टेम्परेचर पानी का कम है, तो कंडेंसर में एयर आएगी। और अगर रिसीवर ठंडा है और कंडेंसर का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सारी एयर जो है वो रिसीवर में आ जाएगी।
तो ये चीज़ें ध्यान रखना होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि विंटर कंडीशन अलग होती है, समर कंडीशन अलग होती है, तो हम दोनों जगह से पर्जिंग करेंगे तो हमारे लिए परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है। जैसे मैंने कहा कि इवेपोरेटिव कंडेंसर है, इवेपोरेटिव कंडेंसर में आप जो पर्जिंग, जो हमारी जो कंडेंसर है उसमें इनलेट से पर्च पॉइंट लेने से आउटलेट में पर्च पॉइंट ले लो, यहाँ से आप लोगे तो क्योंकि यहाँ जो आ रहा है वो सारा गैस है, उसमें एयर और गैस दोनों ही धीरे धीरे अमोनिया गैस का ठंडा होकर लिक्विड बन जाएगा और जो नीचे रहेगा वो एयर रहेगी। ये आप देखो, ये मैनुअल पर्जिंग का पॉइंट है और ये ऑटोमेटिक पर्जिंग का पॉइंट है। अगर वैसी चीज़ है रिसीवर में, तो रिसीवर में जहाँ से लिक्विड अंदर आता है कंडेंसर से, वहाँ से बाजू में पर्च पॉइंट लेना नहीं है, एकदम दूर वाले कोने में पर्च पॉइंट लेना है। क्योंकि यहाँ पे जो भी अमोनिया एंटर होगा थोड़ा सा उसमें फ्लैश गैस रहेगा या जो भी रहेगा वो धीरे धीरे नीचे लिक्विड नीचे एक्यूमुलेट हो जाएगा और एंड में जो रहेगा वो एयर रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप इसको फॉलो करो। ये कुछ फोटोज़ हैं मेरे पास, जैसे आप देखेंगे ये पीएचई कंडेंसर है, कंप्रेसर से गैस आ रहा है, अंदर ठंडा होके लिक्विड जो है वो लिक्विड रिसीवर में जा रहा है, तो यहाँ से ये पर्च पॉइंट लिया हुआ है। इवेपोरेटिव कंडेंसर है, ये लाल वाला जो लाइन है ये आपका हॉट गैस का लाइन है, अमोनिया अंदर जा रहा है और ठंडा होके ये येलो वाला लाइन है, इससे लिक्विड आ रहा है। आप देखेंगे इसमें नीचे से ये टैपिंग लिया हुआ है पर्जिंग पॉइंट के लिए। एटमॉस्फेरिक कंडेंसर है, तो जो अपना कंडेंसर का रिसीवर का लिक्विड का हेडर है, वो लिक्विड के हेडर से ये टैपिंग लिया हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पर्जर जब लगा रहे हो, पर्टिकुलरली ऑटोमेटिक पर्जर लगा रहे हो, तो ये पॉइंट लेना, सही पॉइंट लेना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये इमीडिएटली यहाँ पे वो पर्च पॉइंट लिया हुआ है। कई बार लोग थोड़ी मोटी गलती कर देते हैं, तो ये जो पर्च पॉइंट आप लेते हो उसमें ये यू ट्रैप वगैरह कुछ नहीं करना है, सीधा स्ट्रेट लाइन लेके आप इसको कनेक्ट करना है। ये टिपिकल ड्राइंग है। अगर आपके पास अमोनिया पंप सिस्टम है तो आपका जो पंप का जो लिक्विड है वो एयर प्रेशर को दिया जाएगा, जिससे एयर प्रेशर ठंडा होगा और इसका जो रिटर्न है वो पंप वेसल में वापस चला जाएगा। और जो आपके कंडेंसर से, कंडेंसर के आउटलेट से, रिसीवर से आपके पर्जिंग पॉइंट के कनेक्शन आएंगे। एकदम सिंपल इंस्टॉलेशन होता है, आप सही से उसको लगा सकते हो, एग्जिस्टिंग प्लांट में भी लगा सकते हो, रेट्रोफिट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको प्लांट बंद करने की ज़रूरत नहीं है और रनिंग प्लांट में इसको लगा सकते हो। अगर आपके पास ग्रेविटी फीड सिस्टम है तो उसमें भी आप कर सकते हो। इसका जो रिटर्न होगा वो किसी एक यूनिट के एक्यूमुलेटर में डाल दो, बाकी इंस्टॉलेशन सब वही रहता है। तो ये पर्चर्स आप जो लगा देते हो, इससे आपको आपके प्लांट में से हवा निकल जाएगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा और कंप्रेसर का वेयर एंड टियर, ऑयल का कंजम्पशन कम होगा। एक आइसक्रीम प्लांट का स्टोरी है। आइसक्रीम प्लांट में इनका पहले 16 kg के ऊपर ये चलता था डिस्चार्ज प्रेशर, और पर्जिंग करने के बाद ये 12 kg पे चलने लगा। तो इनका 1 साल के अंदर 8 लाख रुपए के ऊपर सेविंग हो गया। अगर हम लोग पोटैटो कोल्ड स्टोरेज की बात करेंगे, अगर हम लोग -10 पे इसको चला रहे हैं और अपनी 500 किलोवाट का रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है, तो आप देखोगे तो 1 साल में आपका तकरीबन 7 लाख रुपए का सेविंग होता है। अगर आपका डिस्चार्ज प्रेशर 13 kg या 13.5 kg की जगह 15 kg में चल रहा है। ये 38 डिग्री कंडेंसिंग मैं कह रहा हूँ, 36 भी नहीं कह रहा हूँ, तो 13.7 की जगह हमारा अगर 15 kg प्रेशर है तो हमें इतना पावर ज़्यादा लगेगा। और हमारा 8 महीने चलता है प्लांट, तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपया का, और ये सिर्फ कंप्रेसर की पावर का सेविंग हो गया। जो कंप्रेसर जो कंटिन्यूस चलेगा, जिसकी वजह से जो हमें जल्दी टेम्परेचर मिलेगा, उससे कंप्रेसर का रनिंग टाइम कम होगा, कंप्रेसर का स्पेयर पार्ट का कंजम्पशन कम होगा, ऑयल का कंजम्पशन कम होगा, उसकी कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं की हुई है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो एयर अपने प्लांट में होने से होती है, या एयर की वजह से प्लांट में जो प्रॉब्लम आते होती है। अब हम देखेंगे कि पानी की वजह से क्या क्या होता है। पानी का तो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि पानी और अमोनिया बहुत बड़े दोस्त है, एक दूसरे के साथ उनका प्यार बहुत है। तो जैसे आप पानी अमोनिया इकट्ठा कर दोगे वो इमीडिएटली मिक्स हो जाते हैं। हमने देखा कि हमको प्योर अमोनिया चाहिए, 99.95% प्योर अमोनिया चाहिए, लेकिन जब भी पानी अमोनिया के साथ में आता है वो मिक्स हो जाता है और अनहाइड्रस अमोनिया से वो हाइड्रस अमोनिया बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री है
तो उसमें कम से कम 30% अमोनिया, 30% पानी बैठ जाएगा। अगर आप 0 डिग्री पे चला रहे हो तो उसमें 46% पानी बैठ जाएगा अमोनिया में। और अगर आप -33 में या चला रहे हो तो उसमें 100% पानी आएगा। ये अमोनिया की एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है, मतलब पानी लेने की कैपेसिटी है। तो आप ध्यान रखिए कि थोड़ा सा भी पानी अमोनिया के टच में आ जाएगा, इमीडिएटली वो पानी अमोनिया में मिक्स हो जाता है। अमोनिया और पानी एक बन जाता है, मिक्स होता है, वो अलग अलग नहीं रहते। उससे होता क्या है कि अगर हम लोग, मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग को -8 में -9 में प्लांट चलाना है और 2 kg अगर हमारा सक्शन प्रेशर उसमें होना चाहिए, अगर हमारे पास 0% डाइल्यूशन है। लेकिन अगर वही हमारा डाइल्यूशन 10% होता है तो -9 की जगह हमारा प्लांट -7 में चलता है, सेम सक्शन प्रेशर के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो -9 टेम्परेचर मिलना चाहिए था उसकी जगह मुझे -7 ही टेम्परेचर मिल रहा है। अब मुझे टेम्परेचर हायर मिल रहा है, इसका मतलब मुझे जो इसके करस्पॉन्डिंग में रूम में 0 डिग्री या -2 डिग्री रूम टेम्परेचर चाहिए था वो 4 डिग्री मिलेगा। तो वो टेम्परेचर लाने के लिए मुझे कंप्रेसर या तो रनिंग टाइम बढ़ाना पड़ेगा या मुझे एक्स्ट्रा कंप्रेसर चलाना पड़ेगा और मेरी जो पावर है वो कंटिन्यूसली ज़्यादा लगेगी। ये बेसिक हो जाता है। अगर मैं वही बात करूंगा, मेरा फ्रीजिंग प्लांट है और वो -0.3 सेक्शन पे चल रहा है, -40 आना चाहिए, तो वो 10 डिग्री का डाइल्यूशन है तो वो -38 ही आएगा। इसका मतलब मेरा फ्रीजिंग सही नहीं होगा। या तो मुझे एक्स्ट्रा कंप्रेसर चलाना पड़ेगा या फिर मुझे फ्रीजिंग क्वालिटी नहीं मिलेगी, मेरा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो ये पानी का इमीडिएट इफेक्ट होता है। जो मैंने शुरुआत में आपको टेम्परेचर प्रेशर चार्ट दिखाया था जिसमें हम कहते हैं कि ये प्रेशर के ऊपर ये टेम्परेचर है, उसमें अज्यूम किया जाता है कि अमोनिया वो प्योर अमोनिया है। अगर प्योर अमोनिया नहीं होगा तो वो प्रेशर टेम्परेचर चार्ट वैलिड नहीं होगा। वो वैलिड नहीं होगा तो ये आपको जो रीडिंग्स है जो 0% डाइल्यूशन पे मिलनी चाहिए वो प्रेशर पे, वो नहीं मिलेंगे। और फिर ये हमारा प्लांट को, और ये सिर्फ मैंने वो बताया कि सक्शन प्रेशर कम होने से या सक्शन प्रेशर पे टेम्परेचर में आने से क्या होता है, बाकी के प्रॉब्लम्स है वो भी हम लोग देखेंगे। अब ये पानी आता कहाँ से? अमोनिया अगर हम लोग कह रहे हैं प्योर अमोनिया चाहिए तो पानी आता है। तो हमारा प्लांट जब इरेक्शन कमीशनिंग किया जाता है तब पानी आता है, प्लांट चलता रहता है तब पानी आता है, अमोनिया के साथ में पानी आता है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आता है। अब होता क्या है कि कई बार जो हमारे प्रेशर वेसल बनते हैं या एक्यूमुलेटर बनते हैं या पंप वेसल बनते हैं उसको लोग ड्राई नाइट्रोजन से चेक करना चाहिए। ड्राई नाइट्रोजन यूज़ नहीं करते, वो या तो पानी से टेस्ट करते हैं, हाइड्रो टेस्ट करते हैं, अंदर पानी भर देते हैं, बाद में वो पानी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो पानी अंदर वही बैठ जाता है। दूसरा होता है कि कई बार ये टेस्टिंग करने के लिए एयर का यूज़ किया जाता है। मतलब क्या करते हैं, कंप्रेसर की सेक्शन लाइन खोल देते हैं और वहाँ से एयर सक करके प्लांट में एयर भर देते हैं। तो जैसे हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर सक करते हैं तो उसके साथ में एयर में जो मॉइस्चर है वो भी अंदर चला जाता है। अब जब आप बाहर में एयर को फ्लश कर दोगे तो एयर निकल जाती है, मॉइस्चर अंदर ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे इंस्टॉलेशन के टाइम में, टेस्टिंग के टाइम में पानी अंदर चला जाता है। और एक चीज़ आपने देखी होगी, जो हमारे साइड पे जब काम चलता है तो पाइप साइड पे पड़े रहते हैं, उसकी कैप निकाली जाती है और कैप को कोई बंद नहीं करता है। रात में कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन पाइप के अंदर चला जाता है। ये चीज़ें छोटी छोटी होती है, पाइप को साफ करके नहीं लगाया जाता। तो जो अंदर कंडेंसेशन चला गया है वो पानी की तरह अंदर रह जाता है। इस तरह से अलग अलग तरीके से शुरुआती काल में ही पानी अंदर आ जाता है। सबसे बड़ा होता है जब आप अमोनिया खरीद रहे हो, जो अमोनिया ले रहे हो, कोई गारंटी नहीं है उसकी, कोई प्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं है। और एक चीज़ देखिए कि वो सिलेंडर, अगर सिलेंडर टॉप अप करने के लिए हम लोग सिलेंडर लाते हैं, सिलेंडर अमोनिया रहता है तो सिलेंडर में नीचे पानी रहता है और वो हम सारा पानी अमोनिया निकालने के लिए सिलेंडर को उल्टा कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सिलेंडर में जो नीचे पानी था वो उल्टा करने के बाद सारा पानी अंदर प्लांट के डाल दिया। मतलब वो 2 किलो का रहेगा, जो बाकी होगा वो 2 किलो की कॉस्ट होगी 100-150 रुपया, और 100-150 रुपया के लिए हम लोग पूरा पानी प्लांट में अंदर डाल देते हैं। तो कभी भी सिलेंडर को उल्टा मत करो। अगर आपको लगता है कि सिलेंडर पूरा निकल नहीं रहा है तो सिलेंडर को ऊपर उठा लो, रिसीवर से ऊपर उठा लो या जहाँ चार्जिंग कर रहे उससे ऊपर उठा लो। सिलेंडर को उल्टा मत करो। 2 किलो अगर रह गया तो रहने दो, 100 रुपये की कॉस्ट कुछ भी नहीं है।
क्योंकि वो पानी अंदर आने के बाद जो भी अंदर पहला मता जाता है वो बहुत महंगा हो जाता है। अगर वो ऑयल को ही खाली खराब कर दिया तो ऑयल की कॉस्ट इतनी महंगी है, 100 रुपया के आगे कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखो। कई बार ये होता है कि हम लोग एटमॉस्फेरिक कंडेंसर यूज करते हैं, वो कंडेंसर की ट्यूब लीक हो जाती है, तो वहां पे जो पानी का स्प्रिंकलिंग होता है वहां से वो अंदर पानी चला जाता है। ऑयल गुलानीकर सर ने आपको बताया ऑयल चार्जिंग और ड्रेनिंग के बारे में, अमोनिया चार्जिंग के बारे में। उस टाइम में हवा चली जाती है, उसमें चला जाता है। तो ये अलग अलग रीजन है जिसमें कंटिन्यूअसली पानी अंदर जाता रहता है। और पानी जाने से क्या होता है, पहली चीज जैसे मैंने कहा कि हमें जो प्रेशर के ऊपर सक्शन टेम्परेचर मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, वो हमको रिजल्ट नहीं देती। और फिर जैसे ये अमोनिया हवा और पानी ऑयल के साथ में मिल होता है तो ये सारा स्लज फॉर्म कर देता है और ये कंटिन्यूस होता है। तीसरी चीज होती है कि अगर हम पर्जिंग भी कर देंगे, लोगों को लगता है भाई मैंने पर्जर लगा दिया है, मेरे प्लांट में पर्जर है तो पानी कहाँ से आएगा, ऐसे होता नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके प्लांट में एक पर्जर लगा रहा है और पर्जर हवा निकाल रहा है, पर्जर हवा निकाल रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्लांट में कहीं ना कहीं से हवा आ रही है। वो तभी हवा निकालेगा जब अंदर आ रही है। अब थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए कि मैंने पर्जर लगा दिया, एक बार लगा दिया, चालू हो गया, 8 दिन चल गया, मेरी हवा निकल गई, मुझे मेरा पर्जर वापस चलना ही नहीं चाहिए। ऐसे नहीं होता है, 8 दिन के बाद पर्जर वापस चालू हो जाता है। इसका मतलब हवा आ रही है, जो हवा अंदर आ रही है तो अपने हवा के साथ में वो मॉइस्चर भी लेके आएगी। आप देखो आपका यूपी तो पर्टिकुलरली ह्यूमिड एरिया है, उसमें मॉइस्चर 60-70% रहता है एयर में, तो हवा अंदर आएगी, बाद में हम हवा को निकाल देंगे, लेकिन वो जो पानी उसके साथ में आया हुआ है वो हमेशा अंदर प्लांट में ही रहेगा। पर्जर पानी निकलता नहीं है, क्योंकि हवा जो होती है ये हमेशा हाई साइड में एक्यूमुलेट होती है, पानी जो होता है लो साइड में एक्यूमुलेट होता है। आपने देखा होगा आप कभी भी लो प्रेशर रिसीवर से, इवापोरेटर से हवा नहीं निकालते। हवा हम लोग हमेशा रिसीवर से, कंडेंसर से निकालते हैं हाई प्रेशर साइड में, और पानी जो होता है वो लो प्रेशर साइड में एक्यूमुलेट होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हम जो पानी है उसको हम लोग अलग से निकाल लें, हवा निकलते रहें, लेकिन पानी ध्यान रखिए आपके सिस्टम में पानी हो सकता है। पानी आने से क्या क्या होता है, क्योंकि अगर हवा आ रही है, पानी है तो करोजन होगा, क्योंकि हमारा पूरा स्टील का पाइप है, वो पाइप के अंदर करोजन होगा। करोजन की वजह से वो जो रस्टिंग होगा वो वॉल को ब्लॉक कर देगा, सोलनॉइड के प्लंजर में फंस जाएगा, उसकी कॉइल जल जाएगी, एक्सपांशन वॉल ब्लॉक कर देगा, अमोनिया पंप डैमेज कर देगा, पूरी सिस्टम को बैक कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, पानी जो अमोनिया में रहता है वो कंप्रेसर के ऑयल को डैमेज कर देता है। ऑयल जल्दी खराब हो जाता है, ऑयल का एक स्लज मतलब ऐसे वो गोले बन जाते हैं। मेरे पास कुछ फोटो है, मैं दिखा दूंगा। इसकी वजह से जितना जल्दी ऑयल खराब होगा उतना नया ऑयल डालना पड़ेगा, और वो ऑयल जो होता है, ये जो स्लज फॉर्मेशन होता है, ये कंप्रेसर को सबसे ज़्यादा डैमेज कर देता है, और अपने कंप्रेसर की लुब्रिकेशन में प्रॉब्लम आता है, वेयर एंड टेयर बढ़ जाता है, ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है। जैसे पंप प्रेशर, अगर ये पाइप में स्लज फॉर्मेशन पानी का जो गोला बन जाता है, रस्टिंग फॉर्मेशन हो जाता है, तो प्रेशर ड्रॉप बढ़ता है। इसका मतलब रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कम होता है, पावर ज़्यादा लगता है। अगर इवेपोरेटर्स में पानी आ गया तो फिर वो अंदर से उसको खराब कर देता है। ये कंटिन्यूसली लोड, जैसे मैंने दिखाया आपको, लो सक्शन प्रेशर पे प्लांट चलना पड़ता है, तो डेफिनेटली सिस्टम की इफिशिएंसी कम होती है, हमको पावर ज़्यादा लगती है, और जैसे पावर ज़्यादा लगती है नेचुरली पैसा बढ़ जाता है। ये आप देखो, ये स्क्रू कंप्रेसर की चीज़ है, ये बेरिंग्स हैं, ये पानी की वजह से ऑयल डैमेज हो गया, और ये देखो कैसे डैमेज हो गए। ये सारे स्क्रू कंप्रेसर डैमेज हुए हैं पानी की वजह से। ये पिस्टन कंप्रेसर के जो फिल्टर्स है, ये देखिए कैसे चोक हुए, क्योंकि जैसे जैसे पानी आ गया ऑयल का एक स्लज बन गया और सारे फिल्टर्स को चोक कर दिया। ये फिल्टर्स भी आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे, ऑयल भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ये देखो, ये पिस्टन कंप्रेसर के अंदर ये गोला फंस गया, ये जो रस्ट है, और ये सारा ऑयल और पानी मिक्स हो गया, ये बन गया। आज तक मुझे पता नहीं चला कि अंदर गया कैसे था। मुझे किसी ने ये फोटो शेयर किया है, जब उन्होंने कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ गया और कंप्रेसर को खोला तो अंदर ये फंसा हुआ था। ये सोलनॉइड के फिल्टर्स आपके चुप हो जाते हैं, सारा
रस्टिंग की वजह से देखिए कितना रस्ट फॉर्मेशन हुआ है, पिस्टन फंस जाते हैं, खुलते नहीं है, ये फिर आपको खोलने के लिए, साफ करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। ये सारा ये फिल्टर सारे आप देखिए फिल्टर की हालत क्या हो गई है। ये सारे इश्यूज आते हैं पानी सिस्टम में होने से। जो बेरिंग से मैंने आपको फोटो दिखाया, बेरिंग की लाइफ है वो, अगर पानी नहीं होगा तो जो अगर लाइफ होती है बेरिंग की, पानी की वजह से धीरे धीरे ऑयल खराब होने के बाद बेरिंग की लाइफ भी कम हो जाती है, तो कंप्रेसर के बेरिंग जल्दी बंद चेंज करने पड़ते हैं। तो इसमें हमें एक देखना है कि ये जो पानी है ये सिस्टम में आता कहाँ से, और ये तो हमने देखा कि आता कहाँ से, ये अब होता कहाँ है, कहाँ जाके बैठता है। तो जैसे मैंने कहा कि एयर जो होता है वो हाई प्रेशर साइड में होता है, पानी जो होता है वो लो प्रेशर साइड में एक्यूमुलेट हो जाता है। इसका मतलब अगर आपके प्लांट में पंप सिस्टम है तो जो LPR है उसमें पानी आएगा। अगर हमारे पास ग्रेविटी सिस्टम है तो जो अपने अंदर की कॉइल लगी हुई है, बंकर कॉइल हो या SU कॉइल हो, उसमें पानी आएगा, और ये पानी हमेशा उस साइड में बना रहेगा, निकलेगा नहीं, कहीं आगे नहीं जाएगा। और जगह अगर लो टेम्परेचर का प्लांट है तो हाई स्टेज बूस्टर सिस्टम है तो लो साइड में हमेशा वो रहेगा। ये ऐसा होता क्यों है, और ये पानी जब मैं कहता हूँ कि लो प्रेशर साइड में जाएगा, इस क्योंकि क्या होता है कि पानी का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो अमोनिया से बहुत कम है। तो अगर हमारा अमोनिया 2 डिग्री का अमोनिया है, 3.6 kg का प्रेशर है, जहाँ पे वो अमोनिया इवापोरेट हो रहा है, तो पानी का प्रेशर होता है 0.007। इसकी वजह से अमोनिया तो इवापोरेट हो जाता है और पानी जो है वो लो प्रेशर साइड में बैठा रहता है। वो आपके एक पंप वेसल में बनेगा, कॉइल में बैठा रहेगा। आप देखिए अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर पानी और अमोनिया में कितना डिफरेंस है प्रेशर का। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है, इसकी वजह से पानी हमेशा लो प्रेशर साइड में एक्यूमुलेट होता रहेगा। क्या हमारे पास जो अमोनिया है, पानी है, उसको टेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, हम जरूर टेस्ट कर सकते हैं। उसमें एक टेस्टिंग किट आता है या आप अपना खुद बना सकते हो। इसमें एक टेस्ट ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब को एक बड़ा सा चम्मच, आप कहते हैं टोंग, मतलब एक सा प्लग ये लगा दो जिससे आप इसको दूर से पकड़ पाओगे, और फिर उसको एक स्टॉपर लगा के वेंट का पाइप लगा दो, और इसको जो टेम्परेचर है वो एम्बिएंट टेम्परेचर 25-30 डिग्री के आसपास में रखो। आपको जो भी है वो ग्लोव्स और फेस शील्ड पहन लो। ये सारी चीज़ें पहन के आपको करना क्या है कि जैसे अमोनिया का लो पंप साइड है, पंप साइड में पंप का हेडर है या जो नीचे ऑयल ड्रेन करने के लिए कनेक्शन दिया हुआ है, उससे अमोनिया का जो सैंपल है वो आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है, और फिर वो धीरे धीरे उसको वॉल जो रहेगा वो बंद कर देना है, और जो धीरे धीरे अमोनिया होगा, इवापोरेट होगा, और जो रह जाएगा वो पानी होगा। ये टिपिकल अमोनिया सैंपलर है। इसमें आप यहाँ पे अमोनिया का लो प्रेशर लो LP साइड का या अपना जो इवापोरेटर साइड है वहाँ से इसको कनेक्ट करोगे। यहाँ से आप ये सैंपल अमोनिया लेंगे, जैसे 100 ml का सैंपल ले लिया, ये वॉल को बंद कर दोगे। धीरे धीरे इसके अंदर का जो भी अमोनिया होगा वो इवापोरेट होगा, और जो बच जाएगा वो पानी होगा। तो ये प्रोसीजर आपको, सेफ्टी प्रोसीजर सारी चीज़ें लेके करना, फॉलो करना है। मैंने आपको बताया, ये लिखी हुई प्रोसीजर्स है। तो जो रह जाएगा, ये देखिए ये पंप वेसल में ये लगा हुआ है। इसमें जब अमोनिया ले लिया तो इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग आ गया, और जो थोड़ी देर के बाद जो चला गया है ये पानी है। ये आप अपने प्लांट में कर सकते हो, आप इसको मेजर कर सकते हो कि कितना पानी है। अगर 100 ml का सैंपल आपने ले लिया और अगर हमारे पास 10 ml का पानी बच गया, इसका मतलब हमारे प्लांट में 10% पानी है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ये जो सैम्पलिंग करना है ये हमेशा लो प्रेशर साइड में करना है। हाई प्रेशर रिसीवर से सैम्पलिंग होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर रिसीवर का जो लिक्विड है वो हाई टेम्परेचर का लिक्विड है, उसको कंडेंस करके एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर हम लेके गए तो इवापोरेट नहीं होगा। इवापोरेट नहीं होगा तो अंदर का अमोनिया जाएगा नहीं, और जो रह जाएगा वो पानी नहीं रहेगा। तो ये हमेशा जो इसको करना है, हमेशा इसको लो प्रेशर साइड से सैम्पलिंग लेना है। ये एक वीडियो जो मैंने आपको फोटो दिखाया था उसका ये वीडियो है। ये पंप वेसल में इसको लगा हुआ है और ये इसमें इन्होंने सैंपल लिया हुआ है। ये देखिए, ये जो प्लांट था ये -25 रूम टेम्परेचर का प्लांट था, और पैलेटाइज कोल्ड स्टोरेज है। तकरीबन इसकी कैपेसिटी है 15,000 पैलेट्स।
मतलब आप देखोगे तो कम से कम ये 30,000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज है। ये समुद्र किनारे लगा हुआ है और यहाँ पे लो टेम्परेचर का जो इम्पोर्टेड माल आता है या जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है इसको स्टोर किया जाता है। इनकी कंप्लेक्सिटी, इनके 6 कंप्रेसर चलते थे और इसमें पानी की वजह से हमने देखा कि इसका जो सक्शन प्रेशर है जो -30 के लिए -25 रूम टेम्परेचर के लिए -30 होना चाहिए, तो वो -35 पे चल रहा था। अब ये देखिए इसमें इन्होंने देखा ये 60 ml का सैंपल लिया था और ये 6 ml रह गया है, तो उसका मतलब इनके पास तकरीबन 10% का पानी है। So that we can conclude it's about 7 to 8% of the concentration is water. तो ये जब प्लांट में ये अमोनिया से पानी निकाला गया तो इनका जो -35 पे जो प्लांट चल रहा था वो -30 में चलने लगा और उनके जो 6 कंप्रेसर चलते थे, हाई स्टेज बूस्टर सिस्टम था, वो 4 कंप्रेसर पे आ गए, तो उनका पावर सेव हो गया। तो क्या हम अभी ये सवाल आता है कि क्या ये जो पानी है, ये पानी को हम निकाल सकते हैं, अमोनिया को चेंज कर सकते हैं? हाँ, एक चीज़ सिंपल है, सारा अमोनिया जो है उसको निकाल के प्लांट को वैक्यूम करके फ्लश करके नया अमोनिया डाल दो प्लांट में और वो तो टेस्टेड अमोनिया ले लो, तो नेचुरली बिना पानी का अमोनिया आएगा। या दूसरा सिस्टम है हम अमोनिया जिसको डिहाइड्रेटर कहते हैं। डिहाइड्रेटर का मतलब क्या होता है कि अमोनिया और पानी को ये सैंपल को सेपरेट करके उसमें से जो अमोनिया है उसको वो सिस्टम में डाल देता है और जो रह जाता है वो पानी जो होता है वो सिस्टम से हम लोग निकाल सकते हैं। ये टिपिकल सिस्टम है। अगर पंप सिस्टम है तो इस तरह से इसको लगाया जाता है। एग्जिस्टिंग प्लांट में ये रेट्रोफिट हो सकता है और इससे आपका पानी निकल जाएगा। आप देखोगे अगर अपना लो टेम्परेचर का प्लांट है तो उसमें एक साल में कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का सेविंग होता है अगर उसमें पानी है तो जैसे मैंने कहा कि हवा जो होती है वो लो प्रेशर हाई प्रेशर साइड में एक्यूमुलेट होती है, डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ता है, पावर कंजम्पशन बढ़ता है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कम होता है, कंप्रेसर का वेयर एंड टेयर बढ़ता है, कंडेंसर के ऊपर स्केलिंग आता है, कंडेंसर का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, ऑयल का लाइफ खराब हो जाता है, ऑयल जल्दी खराब हो जाता है और इससे सारी चीज़ों से हमको पैसा लगता है, इसको मेंटेनेंस करने के लिए पैसा लगता है। हवा से पैसा, हवा हमारे लिए बहुत पैसा खाती है हमारा, हम कहेंगे। सेम चीज़ होती है, पानी जो होता है वो लो प्रेशर साइड में एक्यूमुलेट होता है और जो क्योंकि अमोनिया और पानी जल्दी मिक्स हो जाते हैं तो पानी की वजह से सिस्टम की एफिशिएंसी लोअर सेक्शन पे प्लांट चलाना पड़ता है, पावर ज़्यादा लगती है। करोजन से रेफ्रिजरेशन, करोजन होता है कंटिन्यूसली तो अंदर से वो स्लज फॉर्मेशन होता है, ऑयल जल्दी खराब हो जाता है। पंप्स है, अमोनिया कंप्रेसर्स है, पाइप है, उसमें प्रेशर ड्रॉप बढ़ जाता है और ये सारी चीज़ों से प्लांट का मेंटेनेंस बढ़ता है, कॉस्ट ज़्यादा आती है। ये टिपिकल एग्जांपल है जिसमें ये आप देखिए हवा निकल रही है प्लांट से, वाटर बबलिंग हो रहा है। आप इसमें देखिए ये पानी निकल रहा है प्लांट से, कंटिन्यूसली पानी निकल रहा है, पानी ऑयल जो भी गंदा है वो सारा प्लांट से निकल रहा है। तो एयर से डिस्चार्ज प्रेशर कम होता है, एयर होगा तो डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा होता है, पानी होगा तो सक्शन प्रेशर कम हो जाता है, दोनों से आपको पावर लगती है। आप इसमें से जो भी आपको चाहिए, ये जो वीडियोस मैंने दिखाए ये मेरा YouTube चैनल है, इसमें अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हो और इसमें डाउनलोड कर सकते हो। आपको चाहिए तो कोई भी आपको डाउट होगा, सवाल होगा तो मुझे पूछ सकते हैं, प्रोग्राम के बाद में हम पूछेंगे, या चाहिए तो फिर हम लोग AR को आप मेल लिख सकते हो, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।